गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को कैसे भरेंगे तो ये भरना मैं आपको सिखाऊंगा। यानी वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं भाई, ये प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट होती है या पास्ट पार्टिसिपल होती है, तो ये वर्ब की फॉर्म भरी कैसे जाती हैं तो ये भरना आपको सिखाएंगे। तो इसमें क्या क्या रखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स को भरो विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी वर्ब के सही प्रयोग के द्वारा। यूज़ ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, यूज ऑफ द फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ करेंगे। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग निम्नलिखित रूप से किया जाता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग निम्नलिखित रूप से किया जाता है, यानी जिन वाक्यों में आदत का वर्णन हो। आदत मीन्स यानी किसी की हैबिट, यानी जो काम आप रोज़ाना करते हैं, जो काम किसी निश्चित समय पर किया जाता है भाई उसी समय पर किया जाता है, जो बच्चा जिस काम को करता है, ठीक है। तो जो जैसी जिसकी आदत होती है, तो आदत का वर्णन करने के लिए उनमें वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं, आई गो फॉर ए वॉक डेली, आई गो फॉर ए वॉक डेली, यानी मैं कहाँ जाता हूँ, मैं रोज़ाना सैर के लिए जाता हूँ। आई के साथ क्या लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। आई क्योंकि प्लूरल है, आई को बहुवचन माना गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई गो मैं जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, फॉर ए वॉक डेली, यानी मैं रोज़ाना सुबह की सैर के लिए जाता हूँ। अब डेली यानी कोई काम आप रोज़ाना कर रहे हो। डेली किसके लिए लगाया भाई, जो काम आप हर रोज़ कर रहे हो। तो डेली किसके लिए लगाया है, जो काम आप हर रोज़ करते हैं, तो आपकी आदत को बताता है भाई मैं रोज़ाना सैर के लिए जाता हूँ। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू और डज। डज का प्रयोग किसके साथ होता है भाई, एक वचन सब्जेक्ट के साथ में, और डू का प्रयोग होता है बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन डू और डज जो है वे सिंपल वाक्य में नहीं आते, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं रोज़ाना सुबह की सैर के लिए जाता हूँ। इसके बाद सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस में ही कम्स हियर एवरी वीक, वो यहाँ हर सप्ताह आता है। ही कम्स वह आता है, तो ही क्या है, कोई एक लड़का है। कम्स, कम के साथ क्या लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। ही कम्स हियर, वो यहाँ आता है एवरी वीक यानी हर सप्ताह, वो यहाँ हर सप्ताह आता है यानी एवरी वीक। तो जो काम हर सप्ताह हो रहा है भाई, इसका भी हमें पता है अभी काम कब हो रहा है, एवरी वीक। यहाँ से आपको क्या देख लेना है, क्या वर्ड देखना है, एवरी, और ऊपर क्या वर्ड देख लेना भी, डेली। सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में डेली को ढूंढना है। इसके बाद ही कम्स, वो आता है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और कम्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा हुआ है। ही कम्स हियर एवरी वीक, वो यहाँ हर सप्ताह आता है। तो ये भी कैसा वाक्य है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो एवरी से हमें क्या पता चल जाता है भी कोई काम है हर सप्ताह हो रहा है। इसके बाद आपका थर्ड सेंटेंस है, वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से तो सुनते हैं, बट सी विद आइज, लेकिन आँखों से देखते हैं। तो वी तो बहुत सारे हैं, इसलिए हियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है भाई, उसमें एस नहीं लगा हुआ है। विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं, बात सच है भाई। बट सी विद आइज, लेकिन आँखों से देखते हैं, ये बात भी सच है। तो जो सच्चाई वाले वाक्य होते हैं वे किस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कहाँ लगता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर वाक्य सिंगुलर यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी बहुवचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगता है। ही गोज़ टू स्कूल इन ए कार, ही गोज़, अब ही क्या है, ही तो एक लड़का है। ही गोज़, वो जाता है, कहाँ जाता है, टू स्कूल, स्कूल के लिए जाता है। इन ए कार, यानी वो कैसे जाता है अभी स्कूल में, वो स्कूल में कार से जाता है। यानी जब कोई सच्चाई बताई जाती है, जैसे भाई 2 and 2 मेक 4, भी 2 और 2 4 होते हैं। गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज, द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालय, जो हिमालय नदी से, जो हिमालय है भाई, हिमालय पर्वत से गंगा नदी निकलती है, तो द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज, तो हिमालय जो पर्वत है उससे गंगा नदी निकलती है। तो जितनी भी सच्चाई की वाक्य होती हैं वे क्या होते हैं, किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इसके बाद अभी सेकंड है, इसका सेकंड रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग उन वाक्यों में करते हैं
जिनमें दीज डेज यानी इन दिनों, नाउ ए डेज का मतलब इन दिनों होता है भाई, दीज डेज ये जो दिन है भाई इन दिनों, या नाउ ए डेज इन दिनों आदि शब्द हों। जैसे शुगर सेल्स भाई चीनी बिकती है, शुगर सेल्स चीनी बिकती है। एट 16 रुपीज़ भाई 16 रुपये 1 किलो, 1 किलो की कीमत कितनी है 16 रुपये। दीज डेज यानी इन दिनों में जो चीनी की कीमत है वो 16 रुपये है। हालांकि अभी 16 रुपये नहीं है भाई, अभी तो काफ़ी महंगी है, लेकिन क्या है चीनी इन दिनों 16 रुपये किलो बिकती है, ऐसा एग्जाम्पल में कहा गया है। शुगर यानी शुगर को काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या है एक वचन है, इसीलिए सेल के साथ क्या लगा हुआ है एस लगा हुआ है। तो चीनी क्या है, चीनी अनकाउंटेबल है भी, इसको गिन नहीं सकते भी, माप सकते हैं तोड़ सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। तो शुगर सेल्स चीनी बिकती है एट 16 रुपीज़ 1 किलो, यानी 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है 16 रुपये। तो दीज डेज से हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद है भाई नाउ ए डेज भाई इन दिनों शुभम गेट्स अप अर्ली, यानी शुभम जल्दी उठता है। तो नाउ ए डेज से भी हमें किसका पता चल जाता है भी ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और दीज डेज से भी हमें पता चल जाता है ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और भी जो काम डेली हो रहा है उससे हमें पता चल जाता है, या भाई एवरी हो रहा है, एवरी वीक हो रहा है, भाई एवरी डे हो रहा है, तो इससे भी हमें पता चल जाता है वाक्य किस टेंस का है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। या भाई कोई सच्चाई वाला वाक्य होता है उससे भी हमें पता चल जाता है वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं उसमें क्या लगता है, उन वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस या एस भी लगता है। जो वाक्य अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा सिंपल वाक्य में। अगर वाक्य सब्जेक्ट बहुवचन है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसका हम ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। ये बातें क्या करना है, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। इम्पेरेटिव आदेशात्मक वाक्यों में, आदेशात्मक वाक्यों के आरंभ में इम्पेरेटिव सेंटेंस भी होते हैं जिनकी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। इम्पेरेटिव होते हैं भाई आज्ञा सूचक, या जिसको कहते हैं आदेशात्मक। जैसे इसमें वाक्य में पहले में क्या कह रखा है भाई ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो, ओपन द डोर। ओपन क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ओपन द डोर। इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है भाई कि वाक्य में आदेश भी दिया जा सकता है, वो कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई उपदेश हो सकता है, उपदेश को क्या कहते हैं एडवाइज्ड, कोई भी एडवाइज हो सकती है भाई, ठीक है। इसके अलावा कोई मनाही हो सकती है भाई फॉरबिडन, जिसको कहते हैं मनाही, यानी आपको फॉरबिड किया जा सकता है, मनाही किया जा सकता है। डू नोट भी आप ऐसा काम मत करो, तो वाले वाक्यों में डू नोट आपको लगा मिल सकता है, या वाक्य के शुरू में नेवर आपको लगा मिल सकता है। तो डू नोट से और नेवर से आपको पता चल जाए वाक्य मनाही का है। तो आपको पता चलेगा भी अगर वाक्य में कोई आदेश है तो आदेश से आपको पता चलेगा भी इस वाक्य में कोई ऑर्डर दे रखा है। जैसे आपको कह दिया भी ओपन द डोर, भी दरवाज़ा खोलो, ठीक है। ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर, भी मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ। गो देयर, वहाँ जाओ। कम हेयर, यहाँ आओ। यानी कोई भी आपको आदेश दिखाई दे तो वो वाक्य, यानी वाक्य के शुरू में आपको क्या मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगी हुई दिखाई देगी। तो इस वाक्य में ओपन द डोर, दरवाजे खोलने के लिए बोला है, तो ओपन क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद सेकंड सेंटेंस है ऑलवेज हेल्प द पुअर, तो हमेशा गरीबों की सहायता करो। यहाँ पर ऑलवेज को नहीं देखना है, यानी वर्ब क्या है, वर्ब तो हेल्प है। तो सेकंड वाक्य में वर्ब क्या है, वर्ब आपकी क्या है, वर्ब हेल्प है। तो हेल्प क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हेल्प क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हेल्प द पुअर, यानी गरीबों की मदद करो। इसके बाद थर्ड सेंटेंस है डू नॉट लाफ एट द बेगर्स, भाई भिखारियों पर मत हंसो। तो डू नोट के द्वारा तो मनाही की गई है। डू नोट किस लिए लगा है, मनाही के लिए। डू नोट किस लिए लगा है, डू नोट लगा है मनाही के लिए। और लाभ से हमें पता चलता है भाई क्या किया गया, हंसना। ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर वाक्य के शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उससे हमें पता चल जाता है कि वाक्य क्या है, इम्पेरेटिव है। तो इम्पेरेटिव वाक्यों में क्या करना है, वाक्य के शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगाते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है जिन वाक्यों से यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य का बोध हो। जिन वाक्यों से यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य का बोध हो तो उसमें क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। द अर्थ रिवोल्व्स, यानी पृथ्वी घूमती है। द अर्थ रिवोल्व्स, पृथ्वी घूमती है। द अर्थ रिवोल्व्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी किसके चारों तरफ घूमती है, सूर्य की। हम सभी जानते हैं भी पृथ्वी क्या करती है, रिवोल्व करती है, यानी किसके चारों तरफ घूमती है, राउंड द सन, सूर्य की। पृथ्वी तो एक ही है ना,
जैसे रिवॉल्व के साथ क्या लग गया है, एस लग गया है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं, एस या एस का प्रयोग करते हैं। किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसके बाद अगला जो एग्जांपल है इसका, अगले एग्जांपल को देख लेते हैं। द रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स, यानी वर्षा होती है, कहाँ से होती है? द रेन फॉल्स, वर्षा होती है, फ्रॉम द क्लाउड्स, बादलों से वर्षा होती है। अब रेन को आप काउंट नहीं कर सकते, वर्षा को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या ये एक वचन है। तो रेन फॉल, फॉल के साथ क्या लगा हुआ है? एस। फॉल के साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। द रेन फॉल्स, यानी वर्षा की होती है, भी किससे होती है? फ्रॉम द क्लाउड्स, बादलों से वर्षा होती है। तो फॉल के साथ क्या लगा दिया है? एस लगा दिया है। द रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स। तो इससे भी हमें पता चल जाता है भी जो सार्वभौमिक सच्चाई, जितनी भी सच बातें होती हैं वे सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। ठीक है, कोई भी सच बात, चाहे वो साइंस का नियम हो, ठीक है, चाहे वो गणित का नियम हो, कोई भी नियम हो सकता है जो सच्चा हो। ठीक है, कोई भी बात हो सकती है जो सच्ची हो, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। यानी सिंगुलर सेंटेंस हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एक वचन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद रूल नंबर 5 है भाई आपका, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्य में डिड के साथ, डिड के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है भाई, ठीक है, अब टेंस चेंज हो गया भाई। टेंस देखिए, पास्ट इंडेफिनिट के जो टेंस है तो उसमें डिड के साथ, यानी जो डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, उस डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में जो है हेल्पिंग वर्ब डिड है वो कब प्रयोग होती है? जब वाक्य या तो नेगेटिव होगा और या वाक्य इंटेरोगेटिव होगा, तो तभी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपको ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनका प्रयोग तभी होता है जब वाक्य या तो नेगेटिव हो या वाक्य इंटेरोगेटिव हो। सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें नहीं करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य में डिड जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होती है उसका प्रयोग हम सिंपल वाक्य में नहीं करते हैं। डिड का प्रयोग सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य में ही किया जाता है। अगर वाक्य सिंपल होता पास्ट इंडेफिनिट का तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती, डिड नहीं लगता। यानी सिंपल वाक्य में, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, डिड का प्रयोग नहीं होता। लेकिन अगर वाक्य नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, भाई मैं कल स्कूल नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गया। तो आई के साथ क्या लगा हुआ है? डिड। तो डिड क्या बता रहा है? अभी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। वाक्य कैसा है? नोट, नोट भी लगा हुआ है, नेगेटिव है। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, तो गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कहाँ नहीं गया? टू स्कूल, स्कूल नहीं गया। कब नहीं गया? येस्टरडे। तो येस्टरडे को ये स्कूल में नहीं गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी क्या वर्ड आपको देखने से पता चल जाता है कि ये वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। कैसे पता चलेगा? अगर वाक्य में येस्टरडे आया हुआ हो, अगर वाक्य में येस्टरडे हो, लास्ट हो, एगो हो या IN, इनके साथ कोई भी वर्ष लगा हुआ हो सकता है भाई, जैसे 2001, 2002, 2003, कोई भी वर्ष, तो इनके साथ लगा हुआ दे जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके बाद अभी आपका पॉइंट नंबर 6 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंडेरोगेटिव वाक्य में डू डज के बाद। यानी अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो और वाक्य कैसा हो? नेगेटिव हो या इंडेरोगेटिव हो, तो डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अमित डज नॉट लाइक स्वीट्स, अमित जो है वो मिठाइयाँ पसंद नहीं करता है। अमित क्या पसंद नहीं करता है? अमित मिठाइयाँ पसंद नहीं करता है। अमित डज नॉट लाइक स्वीट्स। तो अमित एक लड़का है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है? डज लगी है। नेगेटिव वाक्य था तो नोट लग गया डज के बाद। इसके बाद लाइक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जब वाक्य में डू या डज आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाते हैं। अमित डज नॉट लाइक स्वीट्स, अमित मिठाइयाँ पसंद नहीं करता है। इस बार सेकंड सेंटेंस है भाई, डू यू ऑफन गो टू सिनेमा, क्या तुम अक्सर सिनेमा जाते हो? डू यू ऑफन गो टू सिनेमा। तो डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और वाक्य कैसा है? इंटेरोगेटिव है, क्योंकि आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
वाक्य कैसा था भाई, बहुवचन था, सब्जेक्ट कैसा था, बहुवचन, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग हम करते हैं सबसे पहले। डू यू ऑफन गो टू द सिनेमा, क्या तुम अक्सर सिनेमा जाते हो। डू यू ऑफन गो टू द सिनेमा, आखिर में क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अब डू के साथ क्या लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, डू यू ऑफन, क्या तुम अक्सर, गो में जाते हो। अब आपने देखा जैसे ऑफन है, ऑलवेज है, इनको अक्सर कहाँ लगाते हैं, ये अक्सर जो आते हैं भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद लगते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आनी थी, हेल्पिंग वर्ब आनी थी यू के बाद। अगर वाक्य सिंपल होता तो हेल्पिंग वर्ब, अगर वाक्य नेगेटिव होता तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती, यू के बाद आ जाती। लेकिन ये वाक्य कैसा है, इंटरगेटिव, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई है। तो ऑफन और ऑलवेज कहाँ आते हैं, ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब के बाद इनको लिखा जाता है, इन वर्ब से पहले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आते हैं। डज सी प्ले हॉकी, डज सी प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेलती है भाई। अब डज किसके लिया है, एक वचन के लिए, क्योंकि सी क्या है, एक लड़की है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले हुआ है। डज सी प्ले हॉकी, तो सी के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हॉकी गेम का नाम है। डज सी प्ले हॉकी, आखिर में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, डज सी प्ले हॉकी। तो ये क्या है, आखिर में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसके बाद है भाई, जिन वाक्यों में सेल विल, शुड, कुड, कैन, मे, माइट, मस्ट आदि हों, उन वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करता हो। इन मॉडल्स के साथ है आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हो। आई सेल गो टू दिल्ली, भाई मैं कहाँ जाऊँगा, आई सेल गो, मैं जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, मैं दिल्ली जाऊँगा। तो सेल के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन मॉडल्स के साथ क्या प्रयोग करते हो आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हो। ही विल राइट ए लेटर, वो एक लेटर लिखेगा। ही मीन्स एक लड़का है, तो ही विल राइट, वो क्या करेगा, ही विल राइट, वो लिखेगा, क्या लिखेगा, एक लेटर लिखेगा। तो राइट क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट क्या था अभी। अगर आई और वी हो तो सब्जेक्ट क्या आता है, सेल आता है। आई और वी के साथ क्या सब्जेक्ट आता है, सेल। और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो तो क्या आता है, विल। तो आई और वी के साथ है, आई और वी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। आई और वी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल। ही विल राइट ए लेटर। ही माइट पास दिस टाइम, इस बार वो पास हो सकता है। ही माइट के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। माइट के साथ क्या लगा हुआ है, माइट के साथ है क्या लगा हुआ है, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ही माइट पास द दिस टाइम। तो जितने भी मॉडल होते हैं उनके साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है। यू मे गो देयर, तुम वहाँ जा सकते हो। इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहते हो तो तुम वहाँ जा सकते हो। यू मे गो देयर, आप वहाँ जा सकते हो। इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हो। इस बाद रूल नंबर 8 है भाई, जिन वाक्यों में टू के बाद वर्ब लगाना है, टू के बाद अगर वर्ब लगानी हो तो उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे आई वांट टू गो देयर, भाई मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो टू के बाद क्या लगा हुआ है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। टू के बाद क्या लगा हुआ है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। दे लाइक टू प्ले, भाई वे खेलना चाहते हैं, यानी टू इन्फिनेटिव। टू के बाद क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दे लाइक, वे चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, टू प्ले, खेलना। कहाँ पसंद करते हैं खेलना, इन द स्टेडियम, स्टेडियम में खेलना पसंद करते हैं। इसमें समझना क्या है, टू के बाद जब भी आपको वर्ब लगानी पड़े तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अभी आपका राधा इज अबाउट टू लीव, भाई राधा जाने वाली है। टू लीव का मतलब जाने वाली है। तो टू के बाद क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही कम्स हेयर, वो यहाँ आया, किस लिए आया, टू स्टडी, पढ़ने के लिए आया, उसका उद्देश्य है ना वहाँ आने का। ही कम्स हेयर, वो यहाँ आया, क्या करने के लिए आया, टू स्टडी, पढ़ने के लिए वो यहाँ पर आया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इफ़ वाले वाक्य में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो और वाक्य में की स्टार्टिंग किससे हुई हो, इफ़ से, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर वाक्य स्टार्टिंग इफ़ से हुई हो तो उस वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं, उसके उपवाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहाँ पर है, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हैं। यहाँ पर भाई फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है तो उसमें इफ़ वाले उपवाक्य में फ़र्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़ वाला उपवाक्य कहाँ पर है,
इफ़ वाला वाक्य मैं आपको बताता हूँ। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ पर इफ़ यू वर्क हार्ड, तो वर्क मीन्स काम करना, वर्क हार्ड मीन्स मेहनत करना। तो ये वर्क क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भी यहाँ पर, ये उपवाक्य है। यदि आप मेहनत करते हैं, यू विल गेट फर्स्ट डिवीजन, ये क्या है, ये मेन वाक्य है। यू विल गेट फर्स्ट डिवीजन, ये विल के साथ क्या लगा है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये क्या है, ये मेन वाक्य है। लेकिन उपवाक्य क्या है, वर्क हार्ड, तो ये क्या है, ये उपवाक्य है। तो उपवाक्य में क्या करते हैं, भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के उपवाक्य में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। इसके बाद है भाई इफ़ सी कम्स टू मी, यदि वो मेरे पास आती है, तो कम्स क्या है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। इफ़ सी कम्स टू मी, यदि वो मेरे पास आती है, आई शैल हेल्प हर, तो मैं उसकी मदद करूँगा। तो इससे हमें पता चल जाता है पिछले वाक्य से, ये वाक्य क्या है, ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि सेल के आई के साथ क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, और सेल के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, आई शैल हेल्प हर। तो ये मेन वाक्य है, जो पिछला वाक्य है वो क्या है, वो मेन वाक्य है। ठीक है, मेन सेंटेंस है भी आपका। ठीक है, मेन सेंटेंस। लेकिन जो पहला है वो कैसा है, वो उपवाक्य है। ये जो पहले वाला वाक्य है, इफ़ सी कम्स टू मी, ये क्या है, ये उपवाक्य है। लेकिन आई शैल हेल्प हर, ये क्या है, ये मेन वाक्य है। तो उपवाक्य में क्या करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे वाक्य में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के उपवाक्य में जो वाक्य इफ़ से शुरू हो रहा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो अभी जो टॉपिक करवाया गया है, इसमें ये बताया गया है भी टेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे भी अगर आपको जर्नली दिखाई दे जाए, यूजुअली दिखाई दे जाए, तो भी हम ज़्यादातर उसकी हिंदी बना के देख लेते हैं, तो वहाँ पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हालांकि मैंने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो आपको भाई उसकी वीडियो भी मैंने बना दी है, और वो आप उसको देख सकते हो मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाई मंजीत सिंह लठवाड़, LATHWAL, इंग्लिश बाई मंजीत MANJITSINGHLATHWL, इंग्लिश बाई मंजीत सिंह लठवाड़। तो इस चैनल पर विजिट करना मत भूलना। और इस जो कोई भी नया बच्चा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, ताकि सभी वीडियोस जो है आपके पास रेगुलर पहुंच सकें। ठीक है, वहाँ पर आपको बेल आइकन भी दिखाई देगा, तो बेल आइकन को आप प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन से जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहता है। ओके, थैंक यू।